अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। आज हम बात करेंगे पीडीएम इत्तेहाद टूट फूट का शिकार है और ख़ास तौर पे मरीम नवाज़ और बिलावल भुट्टो आमने सामने हैं। एक दूसरे पे तनकीद की जा रही है और कौन इस्टेब्लिशमेंट से मिल गया और कौन मुल्की मफाद के लिए ज़ाती मफाद को तरजीह दे रहा है। साथ ही साथ आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया के साथ हमारी दोस्ती क्या बैकडोर पॉलिसी का हिस्सा है या इत्तेहादियों का प्रेशर है, और दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत की माशी पॉलिसियाँ क्या हैं। IMF और स्टेट बैंक का जो तरमीमी बिल मंजूर हुआ है, ये बिल क्या पाकिस्तान की मईशत को किस तरफ लेके जाएगा और मौजूदा हुकूमत पे इसका कितना प्रेशर है। माशी तौर पे गरीब जो है वो गरीब तर होता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म साहब और उनकी कैबिनेट कह रही है कि तमाम माशी इशारे जो हैं वो मस्बत जा रहे हैं, लेकिन महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, करंट अफेयर के हवाले से हो, दिफाई तज्ज़िये हों, हमेशा आप इनको टीवी पे देखते हैं, नेशनल टीवी पे आप इनके तज्ज़िये और तबसरे सुनते हैं। आज खुशकिस्मती है हमारी कि वो हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब कैप्टन रिटायर्ड अदीब सफ़ी साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सफ़ी साहब, किस तरह देखते हैं, ख़ासतौर पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें, मौजूदा पीडीएम इत्तेहाद एक्सपोज हुआ है और इस वक्त उनकी वो जो कहते थे कि हम आवाम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। ज़ाती हैसियत में और ज़ाती मफाद के लिए ये जंग थी, और आज हम देख रहे हैं कि दो बड़ी इत्तेहादी जमातें पीडीएम की, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आमने सामने हैं और एक दूसरे पे इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। किस तरह देखते हैं पूरे इत्तेहाद को, और आज ये इत्तेहाद हमें इसका शिराज़ा बिखरता हुआ नज़र आ रहा है? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने सही इंट्रो दिया कि ये पीडीएम जो है इंतशार का शिकार हो रहा है, लेकिन इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि जब इन तमाम जमातों का अगर आप तज्ज़िया करें, एक्चुअली गिनती की 3 या 4 हैं, बाकी जो 9 या 11 गिनी जाती हैं वो तो ऐसी बराए नाम है, बराए नाम ही है। तो लेकिन जो भी ये इनका था, ये जब इकट्ठा हुए थे तो मेरी नज़र में, जब मैं मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भी कहता रहा हूँ कि ये हुब्बे अली में नहीं जमा हुए थे, बुग़्ज़ माविया में, ठीक है ना। तो जब कोई जिसकी बुनियाद किसी मस्बत की किसी पॉजिटिव अंदाज से ना शुरू की जाए तो उसका आगे चलना बड़ा मुश्किल है। आप ये समझते हैं कि नेचुरल इत्तेहाद था ही नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये दोनों की सोचों में, दोनों का अंदाज है, जो हुकूमत रहा है, जब उन्होंने हुकूमत की बारी बारी, ज़मीन आसमान का फ़र्क, ठीक है ना। तो इसलिए ये 2 मेजर पार्टीज़ में भी कोई तज़ाद नहीं था, और जो इनके कहूट्स कहूँगा मैं, इनके जो साथी बन गए, वो भी मौके को अपने ज़ाती मफाद में कन्वर्ट करने के लिए इनके साथ हो लिए। ठीक है। मेन मकसद ये था कि हर कीमत पर इमरान की या पीटीआई की हुकूमत गिराई जाए। सही। एंड इसका आपको इंडिया औसत मिलता है कि जब प्राइम मिनिस्टर का ओथ संभालने के बाद पहला असेंबली का सेशन हुआ है और वो एक इनाग्रल स्पीच करता है प्राइम मिनिस्टर, जिसमें ज़्यादातर प्लेजेंट्रीज होती हैं, सलाम दुआ होती है, वेरी गुड बात वो, लेकिन उसको भी उन्होंने होने नहीं दिया। और आपको याद होगा कि वो एक हंगामा उन्होंने। तो राइट फ्रॉम दैट डे आज तक उनका यही था कि जी इसको हुकूमत को नहीं चलने देना। और उसकी वजह मैं आपको बता दूँ। जी वजह ये, जैसे आपने कहा कि उसके इकोनॉमी के या दूसरे के जो है मस्बत असरात मुरतब होंगे, ठीक, ये तो बिल्कुल जितने भी सियासी खिलाड़ी हैं और आपके ये लोग सब जानते हैं कि जो पॉलिसीज उन्होंने की थी अपने दौर में, उसका महवर और या उसका मकसद क्या था। सही। अब चाहे डार साहब थे या जो थे, इन्होंने जो इकोनॉमी जिस तरीके से लोन लेके चलाई, उनको पता था। अब इनके आने के बाद, इमरान साहब के आने के बाद, जो वाज़े फ़र्क नज़र आया वो ये था कि उनको पता था कि अगर ये 5 साल गुजारे तो 5 साल में जो चीज़ें सामने आएंगी वो तो हमें बिल्कुल ही ज़ीरो कर देंगी, और अगर मज़ीद 5 साल मिल गए तो हम बिल्कुल ही स्टेज से बाहर हो जाएंगे। तो मेन मकसद उनका ये था कि किसी न किसी तरीके से इनको जल्द अज जल्द फारिग कर दिया जाए। ठीक है। और अब उनका नैरेटिव और उनका जो पूरा फोर्स था वो इसी तरीके का था कि महंगाई अभी, अच्छा महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल आ रही है, आपने बिल्कुल सही कहा। इसलिए कि 85% ब्यूरोक्रेसी स्टिल बिलीव्स कि ये वापस आएंगे,
यानी नून लीग या पाकिस्तान पार्टी वापस आएगी, ठीक है ना। तो इसलिए अभी तक उनकी लॉयल्टीज, उनकी जो कारकर्दगी है वो उन्हीं के फेवर में है, ठीक है। अभी इवन इलेक्शन कमीशन को भी देख लीजिए, जो अभी जिस तरीके से उन्होंने कंडक्ट किया, वहाँ से उनको जो इशारे मिले तो उसके हिसाब से काम किया। इसमें एक चीज़ है कैप्टन साहब के दो चीज़ें होती हैं, जब चाहे फोर्सेस के लोग हों, बहुत अच्छी पॉलिसी है उनके जो रिजल्ट्स हैं वो हमें देर से मिलेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि कल ही उनका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अगर हम सपोर्ट करेंगे तो अगले 5 साल के बाद जब वो इलेक्शंस में जाएंगे तो उनके पास अच्छे स्लोगन्स होंगे कि हमने ये इस्लाहात हैं, हमारी ये रिफॉर्म्स हैं। सही आपने निशानदेही की कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, रिगार्डलेस ग्रेड 17 से 22 तक, उनकी एलिजियंस और उनकी लॉयल्टी जो है वो पाकिस्तान का, लेकिन इनकी 30 साल जो हुकूमत रही है बारी बारी और बीच में, उसमें जिस अंदाज से इन्होंने हुकूमत की, इवन मुशर्रफ साहब के दौर में भी जो इन्होंने जो सिविलियन जब सेटअप हुआ है तो यही लोग शामिल थे। तो वो वही वाली बात है, मुझे अभी एक शेर याद आ गया, उनको सुना दूँ कि यही लोग हैं अज़ल से जो फरेब दे रहे हैं, कभी डालकर नकाबें कभी ओढ़ कर लिबादा। अरे वाह, ठीक है ना। तो आप जिनके साथ भी आप देखेंगे यही लोग चेहरे नजर आएंगे। अयूब खान के बेसिक डेमोक्रेसी से लेके या कि नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन ले लीजिए, कोई भी असेंबली में चेहरे यही नजर आते, ठीक है ना। तो इसलिए इनकी एलिजेंस जो थी वो जिस तरीके से PMLN ने इनको लुक आफ्टर किया। आप एक तस्वीर मैंने देखी थी कि DIG जो है वो ऐसे ज़मीन में बैठा हुआ है सामने शहबाज शरीफ के, और शहबाज शरीफ साहब को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ये कहाँ देख आप। तो एलिजेंस और लॉयल्टी जो थी वो मुल्क के बजाय इन लोगों के साथ होगी कि इन्होंने हमें बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक चीज़ सर, चूँकि आपने सर्व किया पाकिस्तान के लिए और आपसे बेहतर कौन जान सकता है, डिग्निटी होती है सर, एक ऑफिसर की डिग्निटी होती है। तो वो डिग्निटी कहाँ चली जाती है कि जब जरदारी साहब बैठे हों सामने, या शहबाज हों या नवाज शरीफ साहब हों, और वो एक IG लेवल का ऑफिसर आके उनके कदमों में, या वो गेट खुलता है तो वहाँ से क्रॉलिंग करता हुआ वो उनके कदमों में आता है, तो ये डिग्निटी कहाँ चलेगी? आप बड़े चुन के सवाल कर रहे हो, बहुत ही इसके जवाब बड़े सख्त होंगे। बात ये है कि ह्यूमन रिसोर्स हम कहते हैं ना कॉर्पोरेट सेक्टर में भी, ह्यूमन रिसोर्स की सप्लाई का महवर कहाँ है? वही ह्यूमन रिसोर्स फौज में भी आती है, उसी जगह उसी फैमिली में से वही जजेस बनते हैं, वही लॉयर्स बनते हैं, वही ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स का जो इनटेक है इन तमाम इंस्टीट्यूशन में वो तो एक ही है गया। अब जब आप वहाँ से सेलेक्ट करेंगे, आपकी जब सिलेक्शन के बाद, अब एक और मिसाल है, सहाला जो पुलिस एकेडमी है, ये मैं बात कर रहा हूँ 1985-86 की, जब कहीं बैठे बात कर रहे थे तो वहाँ वो कोई स्कैंडल पकड़ा गया जो पुलिस में कैडेट्स ट्रेनिंग होने के लिए गए थे, करप्शन का केस। तो मैंने उस वक्त ये कहा था कि ये एकेडमी में अगर वहीं से ये सीख के आएंगे तो आगे चल के क्या होगा। तो बात ये है कि इन सब की इनटेक इन लोगों के हाथों हुई जो इनके अपॉइंटीज थे, मतलब नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये लोग हुकूमत में थे, इनके मिनिस्टर्स थे, इन्हीं के अपॉइंट किए हुए इस वक्त हम जजेस देख रहे हैं, इन्हीं के अपॉइंट किए हुए हम इलेक्शन कमिश्नर देख रहे हैं, इन्हीं के अपॉइंट किए हुए ब्यूरोक्रेट। तो जब इन्होंने अपॉइंट किया तो फिर उन्होंने उनको चुना जो कहते हैं यस सर आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, रूल्स रेगुलेशन तो कहीं और रहेंगे। तो इस 35 साल के दौरान रूल्स और रेगुलेशन बाला ताकत देगा और टोटल एलिजेंस थी जो आपने कहा हमने वो कर दिया। सही। तो अच्छा, दिस इज द होल प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट्स आपने बताए इस पे, और ख़ास तौर पे कहाँ देख रहे हैं PDM का मुस्तकबिल और मौजूदा जो अपोजिशन है, इमरान खान साहब का मुस्तकबिल हमें नज़र आ रहा है वो सही रास्ते पे गामज़न है। इश्यूज़ हैं, प्रेशर्स हैं, क्योंकि तमाम लोग उनके खिलाफ खड़े हैं, इवन जो माफियाज हैं वो उनके खिलाफ हैं। अभी शुगर मिल्स के बारे से बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया उन्होंने, और ये भी फैसले उनको बैकबाउंस करते हैं, चैलेंज करते हैं। लेकिन उसके बावजूद PDM को आप कहाँ देख रहे हैं? फिर हम आगे कश्मीर की तरफ भी बढ़ेंगे। देखिए PDM का जो इस सिचुएशन है वो तो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट होगी, ख़त्म हो गई, बिकॉज दो मेन जो पार्टीज थी, पीपल्स पार्टी एंड PMLN, उनमें इतना गैप आ गया, इतनी चीज़ें आ गई कि अब देयर इज नो वे कि
आ गए। तो जब ये वापस नहीं आएंगे तो जो बेचारे जो मिस्टर फजलू वो कहीं नहीं रहे। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि अब PDM किसी भी सूरत में उनके लिए गवर्नमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और ये लास्ट जो उनका शो था जिसमें वो आना चाह रहे थे, ये नैब की जो कॉल थी, वो उसमें बड़ा एक आपके सवाल के साथ ये जवाब ऐड कर दूं, उसमें पूरा PDM ने ये तय कर लिया था कि जो अब तक हमने रैलीज की जो और कहीं पर भी उनकी मर्जी का रिजल्ट नहीं निकला, तो ये एक मौका मिला है। इसमें दे वांटेड 3 से 5 आदमियों की डेड बॉडी चाहिए थी। सही तसादुम था, ताकि फिर उनकी आगे सिलसिले। तो ये चीज़ इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ गई थी, मेरे पास भी थी, पता चल गया। और जब खास तौर पर जब पीपल्स पार्टी ने लास्ट मिनट में ये कहा कि हम भी ज्वाइन करेंगे आपके साथ, तो ये बड़ा क्लियर हो गया था। तो इसलिए बड़ा सोच समझ के उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया, तो ये ख़त्म हो गई। सो दैट वाज द लास्ट अटेम्प्ट कि PDM की कोई इफेक्टिवनेस रहती है, अब खत्म हो गई, इट इज नॉट देयर एनीमोर। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे बड़ा इस पूरे खित्ते में जो डेवलपमेंट है और जिसको जो हमारे इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं और नेशनल एनालिस्ट हैं, चाहे वो डिफेंस से हों चाहे सिविलियंस हों, आप बड़ी गहरी नज़र से देख रहे हो, बड़े सरप्राइज भी हैं। इंडिया के साथ अचानक दोस्ती, क्या कोई बैकडोर पॉलिसी चल रही थी या हमारे जो गल्फ के या जो हमारे इत्तेहादी हैं उनका प्रेशर है, किस तरह देखते हैं कि अचानक हुआ क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस पर हमने भी बड़ा रिसर्च करने की कोशिश की है कि ऑल ऑफ अ सडन ये सीज फायर की तजदीद की गई दोनों तरफ से। हालांकि जो हॉटलाइन है दोनों के दरमियानी तो बहुत पुरानी है और तकरीबन महीने में एक आध दफ़ा इस्तेमाल होती रहती है, तो इसका कोई ख़ास वो नहीं था। और इस पर DG ISPR ने ये भी वो भी कहा था कि जी डोंट रीड टू मच इन बिटवीन द लाइन्स, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन और उसके बाद जब ये बैकडोर की बात हुई तो मोहित यूसुफ ने भी कह दिया कि जी गलत कहा जा रहा है, मेरी कोई किसी से कांटेक्ट नहीं हुआ, डिनाइल भी आई। तो उसके बाद से मैं सोच में था कि ये अगर डिनाइल भी है तो ये फिर किसका ये शाखसाना है, कहाँ से ये चीज़ बात पैदा हुई है। तो डेफिनेटली एक चीज़ बड़े वाज़ेह है कि इसमें जो इंटरनेशनल आपकी प्रेशर्स हैं, इंटरनेशनल जो एनवायरनमेंट है उसका बड़ा अमल दखल है और उसकी वजह से ये हुई। और जहाँ तक के इंफॉर्मेशन का सवाल है मेरे पास, इसमें हमारे जो दोस्त ममालिक हैं UAE और सऊदी अरेबिया, इन्होंने एक बड़ा एक नुमाया किरदार अदा किया। लेकिन वो इस हद तक है कि उनकी ऑलरेडी इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट हुई थी कि जी एक रिजॉर्ट बनाएंगे टूरिस्ट उसको कश्मीर में सारा कुछ। और जब इन्होंने उसको एनेक्सेशन की और उस वक्त आपको याद होगा ये सारी चीज़ें चल रही थी, इंडियन ये सऊदीज़ वहाँ गए थे, इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी, इतने $1 मिलियन और ये सारी कुछ, फिर वो मामला दब गया। तो उसी के तहत ये उन्होंने ये एनेक्सेशन की कि भाई अगर जब तक ये इंडिया का हिस्सा नहीं होगा UAE या सऊदी अरेबिया वहाँ इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकता है। तो उन्होंने उसको एनेक्स किया। उसके बाद ये सिलसिला देखा कि इसका रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, इसमें सर कोई शक नहीं, एक तो ये बात हम कर रहे थे कि दोस्ती होनी चाहिए, अमन भी होना चाहिए, लेकिन हमारा स्लोगन है कि अमन बराबरी के साथ। फिर हमें कश्मीर पे जो 5 अगस्त की सूरत हाल थी, उससे पहले की जो सिचुएशन थी, हमें उस पर भी बात करनी चाहिए थी। अचानक ये सारी चीज़ें क्या अंडर द टेबल कोई डील हो रही है या चीज़ें लॉक हो गई हैं? कश्मीर वैसे ही खड़ा है और हम इधर बैठ के हम कह रहे हैं कि ठीक है जी हम दोस्ती भी करेंगे, तो किन बुनियादों पे? जब हमारा जो चीज़ें छीनी गई हैं, जो हमारा असूली मौक़िफ़ है उससे तो फिर हम पीछे हट रहे हैं। या तो इंडिया पीछे करे और वो स्टेटस वापस बहाल करे और उसके बाद हम दोस्ती करें, ट्रेड भी करें, तो कोई इसमें हर्ज भी नहीं है। जी बिल्कुल सही। अभी अगर आप को मैं याद दिलाऊँ, जो हमारे सदर साहब की जो तकरीर थी 23 मार्च वाली जो 25 को की, उन्होंने बेहतरीन तकरीर थी और उन्होंने वो तमाम चीज़ों पर रोशनी डाली और वो तमाम खदशात क्लियर कर दिए। जो उन्होंने स्टांस लिया कश्मीर का, जो उन्होंने बात की इंडिया की, जो इंटरनेशनल रिलेशंस और वेरियस पॉलिसीज़ की जो बात की, वो वही पोजीशन है जो कि पाकिस्तान की पोजीशन रही है कि दोस्ती हम करते हैं बट इट इज़ ऑन इक्वल बेसिस। और प्रेजेंट सिचुएशन जो है जब तक इसमें तब्दीली नहीं आएगी आगे नहीं बढ़ सकते। ये तो सदर साहब ने कह दिया। तो मेरे जो खदशात थे, जो चीज़ें थी, वो अब क्लियर किसी हद तक क्लियर होगी कि दैट स्टेट की पॉलिसी जो है इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कि इंडिया वी वुड लाइक टू हैव वेरी गुड रिलेशंस और इसमें हमें और उनके दोनों फ़ायदे हैं कि हम देन बजाय पैसे खर्च करें एक दूसरे को लड़ाई पे, हम आवाम की बेहतरी के लिए पैसे खर्च करें। बहुत
नेक ख्याल है और होना भी चाहिए। होना भी चाहिए सर, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब यूएन में तकरीर की थी और उसके बाद बड़ा मोमेंटम बना था इंटरनेशनली, कश्मीर को बड़ा एक अच्छा इमेज मिला, खुद प्राइम मिनिस्टर भी पूरी दुनिया में वो जाने जाते हैं, लेकिन उनकी स्पीच की वजह से कश्मीर के मोटिव को बड़ी सपोर्ट मिली। लेकिन तकरीरें बहुत अच्छी होती हैं। इसी तरह जो 23 मार्च की निस्बत से जो 25 मार्च को अलवी साहब ने तकरीर की, बहुत अच्छी तकरीर थी। दूसरी तरफ जब हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो उस पर हमारा स्टांस बहुत कमज़ोर है। अब वहाँ हमारी पॉलिसी कहाँ चली जाती है? नहीं, मैं इसी को क्लियर कर दूँ कि जो यूएन की तकरीर थी वो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट दैट उस फोरम पे किसी भी स्टेट के प्राइम मिनिस्टर ने, ये हेड ऑफ स्टेट ने किया, बहुत टाइम, और बड़ा क्लियर कर दिया कि अगर आप अपने ही दिए हुए वादे को पूरा नहीं करेंगे, यूएन को कह दिया मुंह के पास, तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे, इफ यू वांट वी विल फाइट। ये कह के आगे। अच्छा, लेकिन एक और भी चीज़ है, एक मुहावरा है, मुझे उन साहब का नाम याद नहीं आ रहा, कि वो कहते हैं टू हैव पीस यू मस्ट प्रिपेयर फॉर वॉर। ऐसे ही मीन्स आपकी तैयारी जंग की अगर मजबूत है तो पीस रहेगी। हमने देखा जंगे अजीम के बाद सोवियत यूनियन और यूएस में एक दो ब्लॉक्स थे और एक डेटान की वजह से पीस, इतनी लंबी पीस देखी है। जैसे ही सोवियत यूनियन टूटा है और वो यूनिपोलर वर्ल्ड वी हैव सीन अमेरिकन ने अपना जो असर रसूख बढ़ाया और दुनिया भर में डिस्टेबलाइजेशन करते खड़े हैं वो, लाइक बुल इन चाइना शॉप, जो जहाँ दिल चाहे अपनी बनाई हुई कहानी पर जाके वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन पे अमेरिका में वहाँ इराक में चढ़ाई कर दी, अलकायदा के नाम पर उन्होंने अमेरिका का जो हमला था उसको ऊपर कर दिया, जहाँ चाहा उन्होंने किया। सो अमेरिकन हैव बीन द बिगेस्ट डिस्टेबलाइजेशन फैक्टर सिंस द डिमाइस ऑफ सोवियत यूनियन। तो ये वही चलता रहा। तो इसका ये बात साबित होती है कि आपका और इंडिया के दरमियान जब तक डिटेरेंस, यूएस डिटेरेंस था, सोवियत यूनियन आपका उनके साथ, अब वो भी न्यूक्लियर पावर, आप भी न्यूक्लियर पावर, ठीक है, एंड दे न्यू इट कि हम इसको बरकरार रखेंगे। लेकिन जरूरी पॉइंट ये नोट करने वाली है, हमने पीपीपी और पीएमएल की जो हुकूमत गुजरी है 10 साल में, हमने ये न्यूक्लियर डिटेरेंस मेरी नज़र में कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। सही, बिकॉज अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते तो उनकी हिम्मत नहीं होती 5 तारीख को जो उन्होंने एनेक्सेशन की। अगर उनको पता था कि पाकिस्तान जो है वो इसका जवाब देगा तो वो नहीं करते। सो ये कॉम्प्रोमाइज़ की। अब प्रेजेंट गवर्नमेंट पर ये लाजिम है कि इस न्यूक्लियर डिटेरेंस को दोबारा बहाल करे और आपके कहने के मुताबिक वी मस्ट नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द स्टांस। हम आपके साथ दोस्ती करेंगे, हम आपके साथ में, लेकिन जो बेसिक पैरामीटर्स हैं उनको नहीं छोड़ेंगे, उसके अंदर रहते हैं बात करेंगे। और इसमें कोई शक नहीं कि जब आप किसी मुल्क की बात करते हैं और सबसे ज़्यादा उसकी इकॉनमी का स्ट्रॉन्ग होना और उसका डिफेंस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। डिफेंस के लिहाज से आप स्ट्रॉन्ग हैं तो दुनिया आपकी बात को मानती है, इकॉनमी के लिहाज से आप स्ट्रॉन्ग हैं तो दुनिया आपकी बात को मानती है। और अब ये वो 2 पॉइंट हैं जिन पे पाकिस्तान को मज़ीद मेहनत करनी होगी, इन एरियाज़ पे काम करना होगा। IMF के हवाले से चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, आखिरी 1 मिनट है। स्टेट बैंक की जो नई पॉलिसी आई, तरमीमी बिल आ रहा है और इस बिल को ज़ाहिर है अपर हाउस से भी अप्रूव करवाया जाएगा, जो कि हमें बज़ाहिर यही लग रहा है कि अप्रूव हो भी जाएगा जिस तरह इदारों का प्रेशर है, माली इदारों का। आप क्या समझ रहे हैं कि ये पॉलिसी सही है और इससे कुछ हमारी इकॉनमी बेहतर होगी, मौजूदा हुकूमत को कुछ सपोर्ट मिलेगी और हो सकता है आगे चल के हम IMF के नरगे से निकल आए? जो पॉलिसी जा रहे हैं एज स्टेट बैंक, दुनिया भर में जितने भी स्टेट बैंक्स हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं और उनको एक पैराडाइम के अंदर ऑपरेट करते हैं। स्टेट के साथ उनका एक रिलेशन होता है और उसके साथ काम करते हैं। तो उसमें तो कोई दो राय नहीं कि जो आपकी जो सोशल मीडिया पे और जो दूसरी चीज़ें जा रही है वो ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, ये है तो सही बात, लेकिन उसके लिए 2 चीज़ें मैं समझता हूँ ज़रूरी है। नंबर 1, आपके जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक पार्लियामेंट, लाइक जो कैबिनेट, और ये इनको उस चीज़ की समझ आनी चाहिए। और ये कोई कैबिनेट एक बेजान चीज़ नहीं है, उसमें बंदे बैठे होते हैं। जो बंदे बैठे हैं उनकी क्वालिटी और उनकी सोच समझने की अंदाज गलत है। इस पार्लियामेंट के स्टेट बैंक गवर्नर अंडर द न्यू एक्ट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, ठीक है ना। पार्लियामेंट में बैठे होंगे ऐसे आदमी जो अभी हम देख रहे हैं, जिनको पता ही नहीं कि पार्लियामेंट है क्या और मुल्क का मफाद की है। तो इसलिए ये एक शक व शुबा पैदा हो रहा है। तो यू नीड टू हैव बेटर कंट्रोल इन द पार्लियामेंट की, ताकि उनके जो लोग आए उनको एजुकेट किया जाए कि इसके ये फ़ायदे और उसको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। ठीक है,
थैंक यू सो मच कैप्टन रिटायर अदीब सफ़ी साहब। नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और ख़ास तौर पे जो पीडीएम इत्तेहाद के वाले से इनकी जो बातें थी, इसमें कोई शक नहीं कि पीडीएम इस वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है बज़ाहिर, और चूँकि उनके मफादात खुलकर सामने आ गए और अवाम के हवाले से कोई तरजीहात नहीं थी, उनकी ज़ाती मफाद था और ज़ाती मफाद हासिल करते ही तमाम बड़ी सियासी बातें ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने अपने घर को हो गई। और दूसरी तरफ इंडिया के हवाले से बहुत ज़रूरी है, जिस तरह कैप्टन साहब ने भी कहा कि दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन हमारे जो बेसिक चीज़ें हैं उन पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। इकॉनमी भी बेहतर होगी और दुनिया भर के जो स्टेट बैंक होते हैं वो इसी तरह आज़ाद होते हैं, लेकिन आज़ाद होने के साथ साथ उनको लॉयल भी होना पड़ेगा, क्योंकि मुल्क की मफाद सबसे पहले हैं। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद होगा, आया होगा, और मुझे आपके फीडबैक का रहेगा इंतज़ार मुझे और एजेंडा पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।